हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी लेक्चर। लास्ट क्लास हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू किया था। पहला यूनिट जो एनसीईआरटी का है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका पहला यूनिट हम लोग ने पहला चैप्टर शुरू किया था, द लिविंग वर्ल्ड। तो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना। तो लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि लिविंग थिंग क्या होते हैं। तो लिविंग थिंग हम लोग जो पढ़े थे, जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, उससे हम लोग कुछ हटकर नया कॉन्सेप्ट सीखे थे लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मेन कंटेंट। जो हमारा जो चैप्टर शुरू है, आज हम लोग मेन कंटेंट शुरू करने वाले हैं। तो पहला हम लोग ये सारी चीजें जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसका हम लोग एनसीईआरटी रीड आउट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक खुला होगा, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाती हूँ। नोट्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, तो आप लोग एनसीईआरटी में लिख लिया करिएगा। ओके, सो आज हम लोग मेन कंटेंट शुरू करने वाले हैं, व्हाट इज लिविंग। ये जो व्हाट इज लिविंग का जो ये है पेज, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। न्यू एनसीईआरटी में ये वाला यूनिट और ये टॉपिक जो है इंक्लूडेड नहीं। ये लास्ट क्लास में बताई थी कि न्यू यूनिट में, न्यू चैप्टर में ये न्यू कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है, बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो व्हाट इज लिविंग हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बारे में कुछ चीजें ओल्ड एनसीईआरटी में बताई गई है, 3 पेजेस के। तो इसमें अभी 1 पेज है, 2 पेज इसमें अभी एड ऑन नहीं है ना। तो ये वाला हम लोग पढ़े थे। तो लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास। बेसिकली हम लोग 5 चीजें के बारे में पढ़े थे। 5 चीजों के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि लिविंग थिंग्स को क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या डिफाइनिंग फीचर है कि वो पर्टिकुलर थिंग लिविंग है या नहीं। तो हम लोग ने ऐसे 5 चीजें डिस्कस की थी। पहला क्या था, रिप्रोडक्शन, है ना। ग्रोथ, ग्रो था, रिप्रोडक्शन था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो ये पांचों के बेसिस पे हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें से कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का। ये 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें ग्रोथ नहीं था, रिप्रोडक्शन भी नहीं था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर सेल है तो लिविंग है वो चीज, मेटाबॉलिज्म था, कॉन्शियसनेस था। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था लिविंग थिंग का, कि वो कॉन्शियसनेस शो करता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मेन कंटेंट है, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे, बट ये रीड आउट नहीं किए थे, तो आज ये यूनिट रीड करते हैं। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो सब भी तो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं ना, है ना। So if you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organism that you see would increase. अगर हम लोग एक रेंज बढ़ाते हैं, मतलब ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, बट एक रिव्यू कर लेते हैं सिर्फ एक पैराग्राफ का। कि अगर हम लोग एरिया देखते हैं, अगर सिर्फ ये एक एरिया देख रहे हैं और एक बड़ा सा एरिया देख रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम लोग एरिया इंक्रीज करेंगे, वहां पे उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम लोग सिर्फ अभी इस प्रेजेंटली, अगर हम लोग सिर्फ दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली का बायोडाइवर्सिटी जितना है, फिर हम लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं होल इंडिया का, तो जितना ज्यादा हम लोग एरिया बढ़ा रहे, उतना ज्यादा हम लोग को बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, or organism that you see represent a species. तो species क्या था, लास्ट क्लास ये भी पढ़ाया गया था। स्पीशीज क्या है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि वो एक स्पीशीज में आते हैं। The number of species that are known and described is between 1.7 to 1.8 million species. 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है ये नोन है,
ये डिस्क्राइब किया जा चुका है, बट 7 to 8 मिलियन स्पीशीज, 7 to 8 मिलियन स्पीशीज, ये क्या है, ये प्रिडिक्टेड डेटा है। ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इतने स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है, उनको कैरेक्टराइज किया जा चुका है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. तो with time आज हम लोगों को पता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, with the coming years ये नंबर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा ना, जितना आगे टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी ज्यादा हम लोगों को स्पीशीज, न्यू स्पीशीज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज हम लोग ये वर्ड पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। पिछले क्लास में एक फर्स्ट पेज में एक लाइन दिया गया था, मैं बताई थी कि इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये 4 स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे कि तो पहले तो ये देख लेते कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब लॉ। तो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वर्ड किसने दिया था, एपीडी कैंडल ने। तो इसका मतलब समझते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इस वर्ल्ड में, इस प्लैनेट अर्थ में, इस वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट जो नोन है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई है। तो इतने सारे जो स्पीशीज है, हर स्पीशीज के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। अभी जैसे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है, इतने स्पीशीज नोन है, कितने सारे इससे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज्यादा स्पीशीज है जो कि अननोन है अभी भी। तो हर स्पीशीज के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला गया, बहुत स्मार्ट तरीका निकाला गया कि क्यों ना हम लोग आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको क्लासिफाई कर दे, सबको एक ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर क्या है कि ये 10 स्पीशीज है ना, ऐसे करके 10 स्पीशीज है, ये सारी स्पीशीज जो है वो कॉमन सिमिलैरिटीज, कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। तो क्यों ना हम लोग ये सारे स्पीशीज को एक ग्रुप में डाल दे, ये एक ग्रुप में डाल दे ये 10 स्पीशीज को, कि हम लोग को इंडिविजुअली पढ़ना ना पड़े। अगर एक के बारे में पढ़ोगे तो सबके बारे में जान जाओगे, एक के बारे में अगर पढ़ा जाए तो सबके बारे में जान जाओगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है कि अगर हम लोग आज मान लो फॉरेस्ट में है, ठीक है, फॉरेस्ट में हम लोगों को एक वहां पे नया स्पीशीज देखने को मिला, वो स्पीशीज के बारे में हमें नहीं पता है कि वो स्पीशीज कौन सा है। तो क्या करेंगे कि पहले उस स्पीशीज के बारे में देखेंगे कि वो दिखता कैसा है, उसका एनाटॉमिकल फीचर्स कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसा है। तो हम लोग वो स्पीशीज के बारे में देखेंगे कि वो दिखता कैसा है, उसका एनाटॉमी क्या है, उसके 2 हाथ है, 2 नाक है, ठीक है, क्या है, कितने एक सर है, क्या है एनाटॉमी, क्या उनका 1 किडनी है, 2 किडनी है, क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस स्पीशीज के बारे में, ये तो फॉरेस्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ किडनी तो नहीं, बट ठीक है, स्पीशीज देखे, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो पहले उनको कैरेक्टराइज करना है, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग करते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग 4 स्टेप करते हैं, एक स्पीशीज को एक उसका ग्रुप देते हैं, और उसके लिए हमें 4 स्टेप लगते हैं। पहला है कैरेक्टराइजेशन, कि अगर कोई नया स्पीशीज देखने को मिला है तो उसके एनाटॉमिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, हम लोग पॉइंट कर लेंगे कि हाँ आज हम लोग ये स्पीशीज देखे, उनके 2 हाथ है, 2 नाक है, 1 सर है, बाल है, क्या है, वो हम लोग जो है डेटा यहाँ लिख लिए। एक स्पीशी मान लो 1 है ना, उसमें हम लोग देख लिए कि चलो ठीक है, इनके पास ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लिए
कि ये फीचर्स हम लोगों को देखने को मिला। अब क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन करना, कि जब कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला है उसके बारे में क्या क्या चीजें हम लोगों ने नोटिस की है, वो हम लोग ने चलो पॉइंट्स लिख लिए। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि टैक्सोनॉमिस्ट के पास पहले से कुछ डेटा प्रेजेंट होता है। टैक्सोनॉमी के पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में अभी तक नोन किए गए, जिस जो भी डिस्क्राइब किया गया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनके पास एक डेटा प्रेजेंट है ना। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या है कि उनके पास जो डेटा प्रेजेंट है, अब टैक्सोनॉमिस्ट को वो एक नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, वो लोग देख लिए कि इनके पास ये कैरेक्टर्स फीचर्स है, ये फीचर्स प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे वो लोग कि जो ऑलरेडी नोन डेटा है, उनके पास जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है और नया ऑर्गेनिज्म जो देखने को मिला है, वो मैच करते हैं। वो मैच कर रहे कि अच्छा इसके पास ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चलो ये है। अब पहले से जो नोन डेटा है, नोन डेटा जो टैक्सोनॉमिस्ट के पास है, वो क्या किया गया है कि मैच किया गया है। फिर जितना ज्यादा जो फीचर्स मैच हो रहा है, वो फिर हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, कि अब ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैरेक्टराइज कर लिए, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से सारी फीचर्स इनकी मैच हो रही है। तो क्या कर देते हैं, फिर हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि टैक्सोनॉमिस्ट के पास ये पर्टिकुलर एक डेटा है ना। मान लो कि ये कैट के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये कैट के बारे में फीचर्स दिए गए, और हम लोग को आज जंगल में कैट मिला, कैट जैसा दिखने वाला, जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कर लिए। उसको टैक्सोनॉमिस्ट क्या किए कि फिर ऑलरेडी नोन डेटा है, ये ऑलरेडी नोन डेटा था, ये न्यू डेटा है जो टैक्सोनॉमिस्ट ने लिखा कि हाँ हाँ ये फीचर्स है, इसको मैच किया गया, इसको मैच किया गया, देखा गया कि ये जो फीचर्स है ये इस फीचर से काफी ज्यादा मैच हो रहा है। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इस ऑर्गेनिज्म को, ये जो स्पीशीज नया मिला, इसको इस ग्रुप में डाल दिया गया, कैट वाले फैमिली में। तो 3 स्टेप हो गया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, लास्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, है ना। अब कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसको नेम भी तो करना पड़ेगा ना, उनका नामकरण किया जाता है, जैसे हम इंसानों का किया जाता है वैसे एनिमल्स का भी किया जाता है। अब कोई स्पीशीज या कुछ देखने को आपको पता है कि वो बिल्ली है, उनको कैट बोलना है, वो मैंगो है, उनको मैंगो बोलना है। तो ऐसे करके प्लांट्स एनिमल्स सबका नेमिंग किया जाता है, तो लास्ट में होता है नेमिंग। ये स्टेप्स है टैक्सोनॉमी की। तो अब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन जो मैं समझाई वही है, इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट, है ना। वो कैरेक्टराइज करना मतलब ये नहीं कि बस ऊपर से जो देख ले, वो नहीं है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों इंक्लूडेड है। एक्सटर्नल का मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और इंटरनल का मतलब है एनाटॉमिकल फीचर्स। तो हम लोग दोनों फीचर्स, उसका अच्छे से कैरेक्टराइजेशन किया गया, उसको बोलते हैं कि डिटेल स्टडी किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर्स बाय ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑलरेडी नोन जो ऑर्गेनिज्म है, जो डेटा है ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है उससे हम लोग मैच करते हैं। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है हम लोगों का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म is grouped into convenient categories on the basis of some easy observable characters। तो जो भी हम लोगों को कैरेक्टराइज कर दिया गया, जब आइडेंटिफाई किया गया, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्रुप में डालते हैं कि ये नया ऑर्गेनिज्म जो मिला है उसको किस ग्रुप में डालना चाहिए, वो हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन में। लास्ट में है नॉमेनक्लेचर। क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। मतलब नेमिंग के लिए साइंटिफिक रूल्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क से इसका नाम शो हम लोग करते हैं ना इंसानों में, इसका नाम क से होना चाहिए, पंडित जी बताते हैं, वो नहीं होता इसमें। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोगों का टैक्सोनॉमी।
अब हम लोग इसमें से कैरेक्टराइजेशन हो गया क्लियर, आइडेंटिफिकेशन हो गया क्लियर, क्लासिफिकेशन का जो डिटेल्ड लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन करने के, क्लासिफिकेशन क्योंकि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ना। ये एनसीईआरटी में भी लाइन लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, कि मतलब क्लासिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। इसी ऐसा नहीं है कि ये कैट है ये एनिमल, इसको एनिमल में डाल दो, है ना, बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर से। तो नॉमेनक्लेचर में बात करते हैं, क्या है नॉमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? एप्पल? नो, ये है मैंगो। मैंगो है, हम लोगों को पता है कि ये मैंगो है, आप लोगों को पता है कि मैंगो है। क्या ये वर्ल्ड में सबको पता है कि ये मैंगो है? नहीं। यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, वो बी है जो भी है, तो क्या ये सारे चीजें जो है ये मैंगो है, ये पूरे वर्ल्ड में सबको पता है क्या कि ये मैंगो? अगर हम लोग यूरोप में जाए बोले कि हमें 1 किलो आम दे दो, 1 किलो मैंगो दे दो, क्या उनको पता चलेगा कि हम लोग किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। तो इसमें क्या, अभी इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, हर स्टेट में मैंगो को अलग अलग नाम से बोला जाता है। इंग्लिश में मैंगो, हिंदी में आम। साउथ इंडिया में ही जाओगे तो उसमें 20 तरीके के बात नाम नहीं मिलेंगे, देखने को सुनने को मिलेंगे मैंगो को। तो इंडिया में ही जब इतनी वैरायटी है नाम की, एक स्पीशीज के बहुत सारे नाम दिए गए, तो आउट ऑफ इंडिया तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मैंगो को पता नहीं कितने नामों से बुलाया जाता होगा, है ना। तो इससे क्या होता है लोगों को? इससे होता है लोगों को कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए नाम आया है, ये आया है नॉमेनक्लेचर। इसी कंफ्यूजन को क्लू दूर करने एक टैक्सोनॉमिस्ट ने रास्ता ढूंढा, इसको है बोलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैंगो को हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट में इसका नाम क्या रखा मैंगो को? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। टैक्सोनॉमिस्ट ने इसका नाम क्या रखा? मैंजीफेरा इंडिका। अब जब आप लोग ये वर्ड ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी यूज करोगे, सबको पता चलेगा कि भाई ये बात हो रही है मैंगो की। किसकी बात हो रही है? मैंगो की। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर लाया गया है कि सबको वो लैंग्वेज, वो चीज की, इसका जो पर्टिकुलर नाम है, जो स्पीशीज का नाम रखा गया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब इसका नेमिंग करने का, ये नेमिंग कौन रखते हैं? नेमिंग करने का काम है जो लिखा गया इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स है। ये रूल्स हम लोग अभी पढ़ेंगे अगले 2 मिनट बाद कि रूल्स क्या होता है। तो ये नाम ये सब कौन रखते हैं? आईसीबीएन, आईसीजेडएन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यहाँ पे होगा ऑफ। तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका नाम रखते होंगे, प्लांट्स वगैरह का। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये किसका नाम रखते होंगे? एनिमल्स का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया का, उनका भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ नाम रखते हैं, ठीक है, वो कुछ नाम रखते हैं।
प्लांट्स का आईसीबीएन है, ऐसे आईसीज है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग सिस्टम रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मतलब दो। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इस नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल क्या है? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? दो पार्ट का होता है। ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लिन्नानियस proposed। और इन्होंने क्या प्रपोज किया कि साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक्स स्पीशीज प्लांटेरम, और प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टमा नेचरी। इन्होंने दो बुक लिखा था जिसमें कि प्रपोज किया था। तो इसमें क्या है? स्पीशीज प्लांटेरम में ये जो बुक है इसमें सारा साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स है, जो सिस्टमा नेचर है इसमें सारा साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि ये दो कंपोनेंट से बना होता है। हम लोग जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो बेसिकली हम लोग बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल मैं अभी दिखाई आप लोगों को, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है ये। इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट है, यही है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, कि नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लैंग्वेज किसका होना चाहिए। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि नहीं ऑल ओवर एक्सेप्टेड होना चाहिए कि हम लोग आम ही बोलेंगे, हम लोग मैंगो ही बोलेंगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है ये चेंज होती रहती है, ये आज भी यूज हो रही है। तो जो लैंग्वेज चेंज हो वो लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? तो यूज होता है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज होता है? क्योंकि ये है डेड लैंग्वेज, है ना। ये डेड लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कभी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जो पहला रूल है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की, कौन किस लैंग्वेज का होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज का होना चाहिए। अब इसका दूसरा क्या रूल है कि ये दो वर्ड का बना होता है, ठीक है। मैं बताइए आप लोगों को कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट यूज होते हैं, दो वर्ड यूज होते हैं। अब वो दो वर्ड क्या है, दो कंपोनेंट क्या है? तो पहला कंपोनेंट है कि आपका जो पहला वर्ड है, जो हम लोग मैंजीफेरा लिख रहे थे, वो है आप लोगों का जीनस नेम। और जो इंडिका लिख रहे थे वो था स्पीशीज के नेम। मतलब कि सेम जीनस की बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये लोग सब सेम जीनस के हैं, पर स्पीशीज अलग है। कैसे? लायन, टाइगर और लेपर्ड ये लोग सेम जीनस में आते हैं, वो जीनस का नाम है पैंथेरा, बट स्पीशीज अलग है। स्पीशीज अलग है। पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं। पहला कंपोनेंट है कि जो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जीनस नेम, जीनस नेम या फिर जेनेरिक नेम। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है स्पीशीज नेम या फिर उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जीनस नेम और स्पीशीज नेम। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोगों का नाम क्या है? कोई किसी को पता है कि ह्यूमन को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? आई थिंक बहुतों को पता होगा। तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, है ना।
इसमें होमो क्या है? जीनस नेम, जेनरिक नेम, और सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। वो दो कंपोनेंट से बना गया है, जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब जब हम लोग जीनस का नेम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ठीक है, हम लोग लिखते हैं, मान लो कि आप लोग का एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसके लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी कैसे भी लिख देंगे, मतलब इसके लिखने के भी तरीके होते हैं। पहला लिखने का तरीका ये है कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, जो हम लोग जीनस नेम लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो होगा कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी स्मॉल लेटर। तो यही है हमारा तीसरा रूल कि जो फर्स्ट लेटर है, किसका फर्स्ट लेटर? ऑफ जेनेरिक नेम, वो क्या होगा? कैपिटल। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट वो होगा स्मॉल लेटर। ठीक है, तो पहला लिखने का तरीका तो पता चल गया कि ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है जेनेरिक नेम का वो है कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो है स्पेसिफिक एपिथेट का वो है आप लोगों का स्मॉल लेटर। अब इसका लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। लिखते ऐसे हैं कि दो तरीके हैं लिखने के, कि रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं या वो प्रिंटेड फॉर्म में है। अगर रनिंग हैंड राइटिंग में है तो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। रनिंग हैंड राइटिंग में लिखते हैं कि अगर हम लोग, ये मैं कैसे लिखी हूँ रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है, ये मैं कैसे लिखी हूँ रनिंग हैंड राइटिंग में। रनिंग हैंड राइटिंग में लिखने का पहला रूल क्या था कि ये जो फर्स्ट लेटर है वो होगा कैपिटल लेटर, इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर है वो होगा स्मॉल लेटर। दूसरा रूल क्या है कि जब हम लोग ये लिख रहे हैं, ये दो कंपोनेंट जब लिखा जाता है तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। उसको क्या किया जाता है कि यही हमारा चौथा रूल कि जीनस हमारा फोर्थ रूल क्या है कि जेनेरिक नेम, है ना, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट अंडरलाइन सेपरेटली, इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। किसको? जेनरिक नेम को और स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये है हमारा फोर्थ रूल। अब अगर हम लोग, ये तो हम लोग कब करते हैं अंडरलाइन? जब हम लोग रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहे होते हैं। जब ये प्रिंटेड फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में कैसा होगा? प्रिंटेड फॉर्म में जो है ये जो दोनों कंपोनेंट है वो होगा इटैलिक्स के फॉर्म में। जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये समझ लो ये इटैलिक्स में है। ठीक है, तो ये इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है कब? व्हेन प्रिंटेड। जब प्रिंटेड है तो इसको हम लोग लिखेंगे इटैलिक्स के फॉर्म में, और ये अंडरलाइन नहीं होता है, ये अंडरलाइन नहीं होगा। ये है चार रूल्स। अब पांचवा एक रूल है। तो पांचवा रूल क्या है कि बहुत सारे ऑथर अपना नाम भी इसमें जोड़ देते हैं। मतलब कि जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, लास्ट में क्या करते हैं ऑथर? वो लोग अपना नाम जोड़ देते हैं। कौन ऑथर की? मान लो ये मैंजीफेरा इंडिका नाम किसने दिया? कैरोलस लिनानियस ने। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो वर्ड है, अपना जो नाम है वो यहाँ एंड में जोड़ देते हैं।
कहाँ जोड़ते हैं? एंड में, जीनस के बीच में नहीं, ठीक है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बीच में नहीं, जीनस के पहले नहीं, ये नाम जोड़ा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में, साइंटिस्ट का नेम जिन्होंने वो नाम दिया था। जैसे कि, तो अब जब जैसे इसका नाम दिया था कैरोलस लिनानियस ने, तो कैरोलस लिनानियस ने खुद अपना नाम जो है, उनका 3 नाम था, कार्ल वॉन लिनानियस, उन्होंने नाम चेंज करके लिख दिया क्या? कैरोलस लिनानियस। ठीक है, तो इसका 5th रूल ये है कि अगर ऑथर का नेम जोड़ा जाता है तो वो कैसे लिखा जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन, जिसमें से अगर ये रनिंग हैंडराइटिंग में है, ये है रनिंग हैंडराइटिंग में, तो इसमें ये अंडरलाइन किया जाएगा, ये अंडरलाइन किया जाएगा। लेकिन ऑथर का नाम अंडरलाइन नहीं होता है। जब ऑथर का नाम लिखेंगे तो ऑथर का नाम कहाँ होना चाहिए? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, और ये वर्ड अंडरलाइन नहीं होता है जब ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा। प्रिंटेड फॉर्म में जब होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये होगा कुछ मैंजी, ये मैं इटैलिक्स में लिख रही हूँ, फेरा इंडिका, पर जो लिन है ना, जो लिन है वो इटैलिक्स में नहीं होगा, वो इसी तरह लिखा जाएगा, और इटैलिक्स में अंडरलाइन नहीं होता है। तो ये है हमारे 5 रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के, ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसी तरह हम लोग बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, हमारा टॉपिक क्लियर। ये एक वर्ड आया है टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होता है कि जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट का जो नेम है वो सेम होता है। वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि ये क्या है? इस स्पीशीज को पहचानते हो क्या है? ये है हमारा इंडियन कोबरा। ये क्या है? सबके घरों में मिलता है। ये है रैट। ये क्या है? रेड फॉक्स। ठीक है, तो ये 3 इसके कॉमन नेम्स हैं। अब हम लोग इसके नेम में आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कुछ ऐसा। कैसा? बता रही हूँ। तो इसका नाम है नाजा नाजा, है ना? इसका नाम क्या है? नाजा नाजा। ठीक है, NAJ, ओके। तो इसका नाम है नाजा नाजा। रैट का नाम क्या है? रैटस रैटस। देखो मैं सब अंडरलाइन कर रही हूँ। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और अंडरलाइन भी करें साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है हमारा? रेड फॉक्स। रेड फॉक्स को कैसे लिखते हैं? रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम है वुल्स वुल्स। इसी को बोला गया है टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या है? जिसका जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम सिमिलर है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो टॉटोनिम्स छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा। ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट इसको मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि ये नीट में एक बार पूछा गया था। तो ये नीट में पूछा गया है, इसलिए मैं ये ट्राइनोमियल सिस्टम को रखी हुई हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। तो ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है? बाइनोमियल सिस्टम में क्या था?
दो कंपोनेंट यूज होते थे, तो ट्राइनॉमियल सिस्टम में कितने कंपोनेंट यूज होंगे? कितने कंपोनेंट यूज होंगे? तीन कंपोनेंट। अब वो तीन कंपोनेंट क्या होंगे? तो तीन कंपोनेंट होंगे। पहला तो होगा सेम, जेनरिक नेम होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? जेनरिक नेम। दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा होता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो तीन कंपोनेंट क्या क्या हो गए? जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जो हम लोग बाइनोमियल में भी पढ़ते थे। तीसरा क्या इसमें ऐड ऑन हुआ? सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये तीन एग्जाम्पल है इसका। ट्राइनोमियल नोमेन सिस्टम, हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस पे जानते हैं, ये तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। इस पे आते हैं, ये है हमारा कॉलीफ्लावर। सबको पता है ये क्या है? ये है कैबेज, है ना? ये कैबेज है, ये कॉलीफ्लावर है, ये है नोल खोल। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये भी एक प्रजाति है कैबेज का, वाइल्ड कैबेज। इसको बोलते हैं नोल खोल। अब ये तीनों का हम लोग करेंगे साइंटिफिक नेम पे काम। इनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम है कुछ ऐसा, कहाँ लिखा जाए, चलो यही लिखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? कैबेज का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। ये नेमिंग किसका है? ये नेमिंग है कैबेज का। ठीक है, चलो कुछ अगड़म तिगड़म लग रहा है ये, है ना? अब हम लोग बात करते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का भी नेम, जब मैं तीनों नेम लिखूंगी तब आप लोगों को समझ आएगा। कॉलीफ्लावर का नेम क्या है? ब्रासिका ओलिरेशिया बॉट्राइटिस। ये नेम है कॉलीफ्लावर का। ठीक है, ये नेम किसका है? कॉलीफ्लावर का। इसका नेम है ब्रासिका ओलिरेशिया कोलोरापा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कॉलो का स्पेलिंग, आई थिंक यस, कॉलो का स्पेलिंग गलत है। इसका है कोलोरापा। तो अब आप लोगों को ये चीज दिख रहा होगा कि ये तीनों ट्राइनोमियल सिस्टम है, इसमें तीन कंपोनेंट यूज किए गए। जेनरिक नेम, है ना? क्या क्या तीन कंपोनेंट यूज किए गए हैं? जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, और सब स्पेसिफिक एपिथेट है। ये भी क्या है? जेनरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी क्या है? जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये है। तो ये जो सब स्पेसिफिक एपिथेट है, जो ये इन तीनों की, ये बेसिकली है वैरायटीज। ये है वैरायटीज ऑफ ये स्पीशीज का। तो ये तीनों तीन डिफरेंट स्पीशीज है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स का एक नेमिंग करते हैं। अच्छा, इसमें चलो एनिमल का नेम करते हैं, इसी स्लाइड पे करते हैं। एनिमल, एक एनिमल है हमारा बंगाल टाइगर।
इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो बंगाल टाइगर को हम लोग कैसे लिखते हैं? पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ये बंगाल टाइगर का है साइंटिफिक नेम। एक हम लोग नाम लेते हैं हमारा इंडियन क्रो का। तो इंडियन क्रो को कैसे लिखते हैं? कॉन्वर्स स्प्लेंडुअस स्प्लेंडुअस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एनिमल्स के ये नेम है। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि ये टोटोनिम्स है? टोटोनिम्स में क्या बोला गया था कि स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम सेम होता है। पर इसमें जो पैंथेरा है और जो कॉन्वस है, ठीक है, ये है हमारा क्या, जेनरिक नेम। टिग्रिस, यहाँ का स्प्लेंडुअस, ये है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, और ये लास्ट का है सब स्पेसिफिक एपिथेट। टोटोनिम्स में क्या बोला गया था? टोटोनिम्स में क्या बोला गया था कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों सेम होगा। ये तो नहीं बोला गया था कि स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट सेम होगा, पर ये दोनों में क्या है, ये दोनों में स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट ये सेम है। जीनस और स्पीशीज का नेम, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम नहीं है, इसलिए इनको हम लोग टोटोनिम्स नहीं बोलेंगे, इनको हम लोग टोटोनिम्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे टैक्सोनॉमी, ये हम लोगों का हो गया है टैक्सोनॉमी खत्म। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ा गया है? टैक्सोनॉमी यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि टैक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये है हमारे स्टेप्स। इसके बाद क्या की थी, इस ये स्टेप्स का मतलब क्या वो मैं समझा देती। कैरेक्टराइज करना क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, मैचिंग करना। क्लासिफिकेशन इज ग्रुप कर देना, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, अभी हम लोग पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं। नॉमेनक्लेचर कौन सा, ये हम लोग पढ़े हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। कौन करता है? आईसीबीएन, आईसीजेड एंड ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नेमिंग करते हैं। ये है हमारा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं सबको यूज करता है। क्या यूज होता है? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लिनानियस ने। प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट किसमें हुआ था? स्पीशीज प्लांटर में। एनिमल्स का किसमें हुआ था? सिस्टमा नेचर में। ठीक है, ये हम लोग रूल्स पढ़े थे। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के 5 रूल्स होते हैं। पहला क्या है कि वो लैटिन लैंग्वेज है। दूसरा क्या है कि 2 कंपोनेंट होते हैं, जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम। तीसरा क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट नेम क्या होगा? स्मॉल होगा। चौथा है हमारा कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है अगर वो रनिंग हैंड राइटिंग में। बट अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स के फॉर्म में होता है, और इटैलिक्स के फॉर्म में अंडरलाइन नहीं किया जाता है। पांचवा है कि अगर कोई ऑथर अपना नाम उसमें एड ऑन कर रहे तो नाम एड ऑन कहाँ होता है? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एड ऑन होता है, और वो ऑथर का नाम, वो साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ये है हमारा रूल्स। इसके बाद हम लोग पढ़े थे टोटोनिम्स, एक छोटा सा वर्ड है क्या होता है जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट नेम जो है सेम होता है। ये 3 एग्जांपल थे। ये हमारा ट्राइनोमियल नोमेन सिस्टम है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसमें कि 3 कंपोनेंट यूज होते हैं, जेनरिक, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक एपिथेट। ये 3 एग्जांपल था, ये पढ़ गए थे। एक हम लोग इसमें वर्ड हाँ, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, जो टैक्सोनॉमी है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टैक्सोनॉमी, एक है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो केमिकल टैक्सोनॉमी में कुछ नहीं है। जब हम लोग टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब है वो चारों स्टेप, क्या? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जब वो चारों स्टेप हम लोग सिर्फ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जब हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी तो वो हो गया हमारा केमिकल टैक्सोनॉमी, जो कि ये यूज नहीं होता है। यूज क्या होता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में
5 पॉइंट्स है, मतलब ये पांचों के बेसिस पे होता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, पांचों के बेसिस पे ये ओवरऑल देखकर फिर उनका टैक्सोनॉमी किया जाता है, कैसे उनको क्लासिफाई करना और सब करना, जो भी हमने 4 स्टेप पढ़ा था। पहला क्या है, पहला है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी, पहला है मॉर्फोलॉजी, मतलब कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ये पांचों पॉइंट इंक्लूड किया जाता है, और इन पांचों के बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं, एक स्पीशीज का उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला हो गया मॉर्फोलॉजी। दूसरा है एनाटॉमी, दूसरा है एनाटॉमी। तीसरा क्या है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। चौथा है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस, चौथा है डेवलपमेंटल प्रोसेस, एंड द फिफ्थ वन इज, आई होप दिस कलर इज विजिबल, इकोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है ना, इकोलॉजिकल प्रोसेस की स्कैवेंजर्स है, डिकम्पोजर्स है, बहुत सारे बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ये 5 पॉइंट इंक्लूड किया जाता है टैक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए। और केमिकल इट इज ये ओल्डर फॉर्मूला, लाइक ओल्डर वेज में, ओल्डर डेज में बस मॉर्फोलॉजी देखकर हम लोग क्लासिफाई कर देते थे, बट मॉडर्न ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। और ये पांचों पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पांचों पॉइंट आपकी एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया टैक्सोनॉमी खत्म। एक नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा सिस्टमैटिक। यहाँ भी देखो लिनानियस आ गया, तो कैरोलस लिनानियस के मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोली थी कि इनके बहुत सारे काम है किए गए। ठीक है, ये बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे भी आ गया लिनानियस, सिस्टमैटिक वर्ड किसने दिया था, लिनानियस। कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, बताओ क्या होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है कैरेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी में सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होता है लास्ट हमारा, नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने किस में पढ़ा था, ये 4 चीज हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग एक टर्म दे देते थे टैक्सोनॉमी, है ना। इनको हमने क्या वर्ड दिया, टैक्सोनॉमी। अब सिस्टमैटिक्स क्या है ना, कि ये पढ़ने के बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा कुछ और चीज पढ़ देते हैं। वो क्या पढ़ते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कौन है ना, उसका एंसेस्टर्स कौन है, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो जब इन चारों के साथ हम लोग, जब बेसिकली टैक्सोनॉमी के साथ जब हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी पढ़ते हैं, इसी को बोला गया है सिस्टमैटिक, इसी को क्या बोला गया है, सिस्टमैटिक। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ने को भी एक टर्म दिया गया है, वो टर्म है, वो टर्म है फाइलोजेनी। वो टर्म क्या है, फाइलोजेनी। ठीक है, वो टर्म है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के पढ़ने को बोला गया है फाइलोजेनी। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सिस्टमैटिक्स जो है, टैक्सोनॉमी
प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। क्या ये बोला जा सकता है या नहीं? ये बिल्कुल बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को जब हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो उसी को बोला गया है सिस्टमैटिक्स। उसको बोला गया है कि हम लोग सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा आज का लेक्चर, ये समझाना का पोर्शन खत्म हो गया, समझाने वाला। थोड़ा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं जो हम लोग लास्ट छोड़े थे। तो जो आज हम लोग पढ़े पढ़े हैं क्लास में, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, वो जो पार्ट है एनसीईआरटी का वो बस रीड करते हैं, है ना? वो आज रीड करेंगे हम लोग। तो क्या है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place even within a country. जो मैं बोली कि एक आम को विद इन अ कंट्री में बहुत तरीके के नामों से बुलाया जाता है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन। क्या रिकॉग्नाइज होगा? कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर एक जगह पे काम चल रहा है, दो टैक्सोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, तो वो ये बोलेंगे एक टैक्सोनॉमिस्ट इंडिया का है, एक है दूसरे वर्ल्ड का, ठीक है, एक है दूसरे कंट्री का। वो लोगों को अगर आपस में मैंगो के बारे में बात करना, तो इसको तो चलो पता है मैंगो क्या होता है क्योंकि इंडिया से, उनको नहीं पता होगा मैंगो क्या होता है। तो इनका कॉन्वर्जेशन इजी हो, क्या हुआ है, साइंटिफिक नेम बोला गया। अगर ये मैंजिफेरा इंडिका बोल दिए, ये भी मैंजिफेरा इंडिका, कोई भी एक बोला, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ, आम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि कंफ्यूजन क्लियर हुआ एंड देयर आर ways and means to talk to each other. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. पढ़े हम लोग second step. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is your ICBN. You may ask, how are animals named? So animal taxonomists have evolved international code of for, इस पे ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आईसीबीएन आईसीजेडएन से आते हैं। और अगर ये ऑफ की जगह फॉर हो गया, फॉर की जगह ऑफ हो गया, तो बहुत बार नंबर इसमें कट जाते हैं नीट में। ठीक है, तो इसीलिए फॉर और ऑफ पे मैं प्रेशराइज कर रही हूँ। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, that is your ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा, फिर तो मतलब ही नहीं बना ना नॉमेनक्लेचर देने का। अगर बहुत सारे नाम ही बोलने थे तो सब अपने अपने लोकल नेम्स बोल लेते जो वो लोग बोलते हैं, तो सबका एक ही नाम होगा हर ऑर्गेनिज्म का। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. ये भी make sure किया जाता है कि जो नाम मैंजिफेरा इंडिका आम को दिया गया, वो कोई और स्पीशीज को ये सेम नाम ना दिया जाए। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. क्या क्या है? Generic name, specific epithet name. This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature, जो मैं अभी पढ़ाई हूँ just. This naming system was given by कौन है? Carolus Linnaeus. Is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species. तो Mangifera क्या है? Genus है, और indica क्या है? Species है, और a specific epithet. Species name है या specific epithet, these are same.
तो अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या क्या है? तो पहला क्या है कि वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. वो किस ओरिजिन में है, वो स्पीशीज किस ओरिजिन का है, डजंट मैटर. सब स्पीशीज का नेम किस लैंग्वेज में होगा? लैटिन लैंग्वेज में होगा. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम represent the genus while the second component denotes the specific epithet. Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It is illustrated with the example A. Mangifera indica, ये italics में है इसलिए underline नहीं किया गया. Name of author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. तो ये जो लिन है ये है abbreviated form में. ठीक है, ये जो ऑथर का नाम है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है. लाइक इनका फुल नेम नहीं डाला जाएगा, इनका एब्रीविएटेड फॉर्म डाला जाता है. सिंस इट इज क्लियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories, is grouped into convenient categories based on some easy observable characters. For example, easy recognized groups such as plants or animals or dogs or cats or insects. The moment we use any of this term, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Yeah. Obviously, each one of us will see dog and not cats. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Mammals के features क्या होते हैं? External ear, ear pinna, body hair, mammary glands, ये सारे features हैं mammals के. तो जब mammals के बारे में बात की जाती है तो ये features हम लोग mind में लाते हैं. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture is case in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wild trees, rice, plant, animal, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. ये taxa word हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, taxa word का मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी. taxa होता क्या है. तो hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called as taxonomy. है ना. Process and ecological information, वही 5 स्टेप है हमारे. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स along with the structure of cell, along with the structure of development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Modern taxonomic studies जो है इन 5 के बेसिस पे होता है. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. तो अर्ली बेसिस पे क्लासीफाई कैसे किया जाता था कि उनका यूजेस कैसा है. जो फूड दे रहा है उनको एक ग्रुप में रख दो, जिनसे क्लोथिंग हो रही है उनको एक ग्रुप में रख दो. तो बहुत ईजी वे था, ये अर्लियर वे था टैक्सोनॉमी यूज करने का, क्लासीफाई करने का. बट अभी हम लोग दूसरे वेज यूज करते हैं. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship amongst them. कि एक organism दूसरे organism से कैसे relationship show करते हैं, वो पढ़ा गया. तो this branch of study was refers to as systematics. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification, characterization, and systematic takes into account evolutionary relationship between organisms कि कौन किसके ancestors है ना, कहाँ से कौन इवॉल्व हुआ है. तो ये सारा हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था. ठीक है.
सो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज टेक द नोट्स ऑफ एवरीथिंग एंड गो थ्रू द एनसीईआरटी, मेक नोट्स, नीड पर्सपेक्टिव से आपको नोट्स बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आज जो मैं पढ़ाई उनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। टैक्सोनॉमी हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, ठीक है, तो ये सारे रूल्स हो गए, रूल्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज, हायरार्की, ग्रुप कैसे की, क्लासीफाई कैसे किया जाता है ना। एक मैं आपको झलक दिखा देती हूँ, क्लासीफाई कुछ ऐसा होता है, स्पीशीज, जीनस, है ना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, ऐसे 7 कैटेगरीज में हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को करते हैं क्लासीफाई। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑल हैव अ गुड डे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। थैंक यू।